नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में हूं अनीता सिंह। मोदी सरकार 1 फरवरी को बजट पेश करने जा रही है। बजट से लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। लोगों को टैक्स में राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार के सामने लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की और सरकारी कोष को बनाए रखने की बड़ी चुनौती है। तो चलिए देखते हैं सरकार आम जनता की उम्मीदों और सरकारी कोष में कैसे संतुलन बनाए रखेगी। शुरुआत करेंगे सुनिए एफएमजी की, और हमारा आज का खास कार्यक्रम है छूट दो टैक्स की। केंद्र सरकार का आम बजट 1 फरवरी को पेश होने जा रहा है। नौकरी पेशा लोग टकटकी लगाकर बैठे हैं। हालांकि बजट में क्या होगा, कैसा होगा, ये पिटारा खुलने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन लोग कर रहे हैं या कह रहे हैं कि छूट दो टैक्स की। तो चलिए देखते हैं टैक्स को लेकर क्या कुछ उम्मीदें हैं लोगों की। मोदी सरकार के सामने आम बजट 2020-21 में लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की चुनौती है। वहीं सरकारी कोष को बनाए रखने की बड़ी चुनौती है। इस बार बजट से नई उम्मीदें लगाई जा रही हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्री इनकम टैक्स में बड़ी छूट का ऐलान कर सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक सालाना 7 लाख रुपए तक की कमाई को टैक्स फ्री किया जा सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष करदाताओं की उम्मीदें ज्यादा है, जो इस प्रकार है। टैक्स स्लैब का ढांचा व्यवस्थित बने। टैक्स स्लैब के दूसरे चरण में संशोधन की उम्मीद। 5 लाख से 10 लाख की आय पर 20% टैक्स है। इसे 10% या अधिकतम 15% करने की मांग। टैक्स स्लैब के तीसरे चरण में संशोधन की मांग। प्रत्यक्ष करों में आयकर अधिनियम 115 BBE को हटाने की मांग। आयकर अधिनियम 115 BBE के तहत टैक्स पेनल्टी सहित कुल 138% टैक्स को व्यवहारिक बनाने की मांग। आयकर रिटर्न जमा नहीं करने पर जुर्माने के प्रावधान को वापस लेने की मांग। नोटबंदी के दौरान प्रत्यक्ष करों में करदाताओं पर थोपे गए अतिरिक्त करों के बोझ को कम किया जाए। आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 8 लाख रुपए तक की आय को टैक्स फ्री करने की मांग। टैक्स में जो प्रॉब्लम्स हैं वो एक तो बहुत दिनों से जो इकोनॉमी के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो टैक्स रेट्स में इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म और एचयूएफ में कमी की ज़रूरत है। टैक्स रेट्स की भी ज़रूरत है, लिमिट भी बढ़ाई जानी चाहिए इंडिविजुअल्स की, जिससे कि उनके जेब में पैसा बचे और इकोनॉमी को भी गति मिलेगी। दूसरी जो मुझे लगता है कि इस प्रोसिक्यूशंस के जो प्रोविज़न हैं बहुत ही ज़्यादा ऐसे हैं कि जो लगता है कि अगर छोटी भी गलती किसी से हो जाती है तो उसको प्रोसिक्यूट अगर डिपार्टमेंट करता है तो बहुत लंबा परिणाम भुगतने को एसएससी को पड़ता है। तो मेरा मानना है कि प्रोसिक्यूशन के प्रोविजंस में भी कुछ नरमी टाइप आनी चाहिए। वर्तमान टैक्स स्लैब हैं वो 3 स्लैब हैं। पहला स्लैब है 5% का, दूसरा स्लैब है 20% का और तीसरा स्लैब है 30% का। ये स्लैब भी ठीक नहीं है, इरेशनल हैं ये, क्योंकि पहला स्लैब 5% का और दूसरा स्लैब सीधा 4 गुना जंप करता है। 20% का मतलब हो गया 4 गुना। तो सेकंड स्लैब है वो 4 गुना नहीं होना चाहिए। मेरी राय में या तो पहला स्लैब 10% कर दें, दूसरा 20% कर दें और तीसरा 25% कर दें, या 4 स्लैब बना दिए जाएं, 5, 15, 25, लेकिन कोई भी 2 स्लैब के बीच में 4 गुने का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इनडायरेक्ट टैक्स को लेकर सरकार के सामने चुनौतियां हैं। जीएसटी लागू करने के साथ ही करदाताओं की संख्या में इजाफा हुआ है, लेकिन जीएसटी की व्यवस्थाओं और नियमों की परेशानियों ने नई चुनौतियां पेश की हैं। जीएसटी को सरल करने की आवश्यकता। जीएसटी के प्रावधानों को नए सिरे से लागू करने की जरूरत। जीएसटी रिटर्न्स को व्यवहारिक बनाने की मांग। जीएसटी की प्रारूप को अमेरिका की तर्ज पर बनाने की मांग। चाइना से आने वाले माल पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की मांग। एक्सपोर्ट का सरलीकरण करने की मांग। लघु एवं मध्यम उद्योगों को मजबूत बनाने के लिए एक्सपोर्ट को कर मुक्त करने की मांग। रियल एस्टेट सेक्टर के ढांचे को मजबूती देने की मांग।
तो मेरा मानना सिस्टम को रोबस्ट बनाना चाहिए, इसको बिल्कुल व्यापक बड़ा बनाना चाहिए। इसमें सारे एक दिन में भी अगर कोई चाहे रिटर्न भरना तो उसको मौका मिलना चाहिए, जिससे कि समस्या नहीं आए। दूसरा, इसमें समस्या क्या आ रही है, अभी सरकार ने, आपने भी सुना होगा कि ये 10%, पहले 20% रोका था, अब 10% का अलाउ कर रखा है। जितना 2A में दिख रहा है उसका प्लस उसका 10% और आप ले सकते हो इनपुट क्रेडिट। इस नियम से क्या हुआ है कि, और ये नियम को आप इसको व्यापकता समझेंगे, सरकार का राजस्व कुछ महीनों के लिए बढ़ रहा है, पर वो टेम्परेरी बढ़त है, वो अल्टीमेट बढ़त नहीं है। एक और समस्या जीएसटी की जो रिटर्न के संबंधित समस्या है, जो कि बहुत बड़ा प्रभाव डाल रही है, कि अगर किसी से बोनाफाइड मिस्टेक हो जाए तो वो उसको रेक्टिफाई कर ही नहीं सकता। इस कारण से भी बहुत बड़ी समस्या है कि अगर बोनाफाइड मिस्टेक हो जाए, रिटर्न भर नहीं सकता, टैक्स वो जमा कराएगा नहीं, टैक्स जमा नहीं कराएगा तो वो आगे की रिटर्न नहीं भर सकता, तो ये चेन बन जाती है बिना मतलब डिफ़ॉल्ट की। तो मेरा मतलब है कि संशोधन, हर कानून में संशोधन अलाउड है। उसको थ्योरोली रिव्यू करके, और मेरे को ऐसा लगता है दोबारा से जीएसटी को एक तरह से रीराइट करने की ज़रूरत है। अब हर किसी के लिए एक अलग से नोटिफिकेशन, हर किसी के लिए अलग से नोटिफिकेशन। जो हमारा जीएसटी एक्ट है उसमें तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। एक्ट तो छोटा था और उसमें अमेंडमेंट्स इतने ज़्यादा आ गए, तो उसको पढ़ना समझना बहुत ही मुश्किल हो गया है व्यापारियों के लिए, तो उसका रीराइट करना चाहिए उसको। आम जनता चाहती है कि बजट ऐसा हो जो महंगाई तो कम करे ही, साथ ही ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा करे। केंद्र सरकार के सामने मुश्किल ये है कि जनता पर बिना बोझ डाले राजकोष की स्थिति को कैसे मजबूत बनाए रखा जाए और विकास का पहिया भी लगातार आगे बढ़ता रहे। राकेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। तो चलिए, यहाँ पर आपने सुना हमारी इस रिपोर्ट में कि किस तरह से सरकार से उम्मीदें लोग लगाए बैठे हैं, लेकिन सरकार के सामने चुनौतियां भी बहुत सारी है और इस पर हम चर्चा करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से गेस्ट जुड़ चुके हैं। बाबूलाल गुप्ता जी हमारे साथ, अध्यक्ष हैं राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के, और पंकज घिया जी हैं, उपाध्यक्ष हैं AFTP के, यानी ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स पिटिशनर्स। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है सर। और सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगी पंकज जी। जिस तरह से उम्मीद ये लगाई जा रही है कि जो टैक्स स्लैब है, जो सेकंड स्टेज आती है, वहाँ पर आप सीधा किस तरह की संशोधन की उम्मीद की जा रही है? क्योंकि सीधा जो टैक्स लगता है 5 से 10 लाख की इनकम का, वो डायरेक्ट हो जाता है 20%, जिसको लोग चाह रहे कि या तो 10 या 15% किया जाए। ये कितना आपको लगता है कि क्या सरकार इस पर, हालांकि उम्मीदें की जा रही है, कयास भी लगाए जा रहे हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन आपको क्या लगता है? क्योंकि सरकार के सामने चुनौतियां इतनी हैं, अर्थव्यवस्था को मजबूती देनी है, उसके अलावा आप आगामी बजट में कोशिश ये रहेगी सरकार की कि डिमांड बढ़े, तो हो सकता है उसके चलते आपका टैक्स स्लैब पर जो परसेंटेज, जो फीसद लगता है वो कम कर दिया जाए। लेकिन क्या लगता है, क्या ऐसा करने से सरकार इस पर सहमत होगी, जनता को लाभ मिले? इसकी भी पूरी उम्मीद हम कर रहे हैं, लेकिन क्या हो सकता है, आप क्या सोचते हैं? देखिए, सरकार के लिए बड़ी मुश्किल की स्थिति है। अभी रिसेंटली CBDT चेयरमैन ने एक गाइडलाइन जारी करी है कि उनका जो टारगेटेड टैक्स कलेक्शन है इनकम टैक्स का, वो कम से कम 20 से 25% शॉर्ट हो चुका है। और उन्होंने अपने ऑफिसर्स को, सबऑर्डिनेट्स को डायरेक्शन दिए हैं कि किसी भी कंडीशन में 31 मार्च से पहले टारगेटेड कलेक्ट किया जाए। देश की अर्थव्यवस्था अभी बड़ी विचित्र सी स्थिति में है, जिसे हम रिसेशन भी कहते हैं, और कई लोग कहते हैं इसके कई कारण हैं। अब हम छूट की बात करते हैं। सबको उम्मीद है कि छूट होनी चाहिए कम से कम 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, सबके अलग अलग फिगर्स हैं। लेकिन आप ये मानकर चले कि कॉरपोरेट टैक्स में जब 15% की कर की रेट कर दी गई, तो इंडिविजुअल टैक्सेशन में कर की रेट को भी कम किया जाना जरूरी है। अगर आपने इंडिविजुअल की कम टैक्स की रेट में कमी नहीं की, तो एक विचित्र सी स्थिति आएगी जहां पर आम आदमी ये सोचने लगेगा कि कॉरपोरेट टैक्सेशन में बेनिफिट दिया जा रहा है और आम इंडिविजुअल को, सैलरीड क्लास को, जो इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन है, प्रोप्राइटरशिप फर्में हैं, उनको कोई बेनिफिट नहीं दिया जा रहा। लेकिन हमको उम्मीद है कि सरकार अभी की जो स्थिति है, छोटा सा, मैं बीच में आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, छोटा सा सवाल है कि अगर कॉर्पोरेट टैक्स जो पिछले साल सितंबर में सरकार ने जो कटौती की थी, उसको देखते हुए इंडस्ट्रीज से वो लाभ सरकार को नहीं मिल पाया है अभी तक, तो ऐसे में क्या उम्मीद करें? क्योंकि आप ही लोगों में से, एक्सपर्ट्स में से एक धड़ा ये भी कहता है कि अगर कॉर्पोरेट टैक्स का कटौती करने से कुछ फायदा नहीं हुआ तो इनकम टैक्स में ज्यादा उम्मीद ना करें।
नहीं, कॉरपोरेट टैक्स जो कटौती की गई उसमें कंडीशंस के साथ कटौती की गई। कटौती ये की गई कि जो नई कंपनियां क्रिएट होंगी जी। और पुरानी कंपनियों के लिए कर दर में कटौती नहीं की गई है, वो नई कंपनियों के लिए कटौती की गई है और उनके लिए 15% की गया है। तो वो कर दर का इफेक्ट तो आपको आने वाले 1 या 2 साल में आएगा। अभी इंस्टेंट, क्योंकि आपने पिछले साल ही ये कटौती करी है, तो उसका इफेक्ट आ ही नहीं सकता, क्योंकि अभी तो नई कंपनियां बन रही हैं और वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगी। ये भी खाली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए उन्होंने कटौती की है। इंडिविजुअल में, क्योंकि आज कैश क्रंच आ चुका है बाजार में, बैंकों की स्थिति को हम जो देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है कैश क्रंच की। अगर आप एक आदमी के पास डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा छोड़ेंगे तभी वो जो इकोनॉमी है वो वापस से बूम करना चालू करेगी। और इसके लिए बहुत निहायत जरूरी है कि टैक्स की कटौती इंडिविजुअल टैक्स स्लैब में बहुत जरूरी है कि वो की जाए। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सरकार को एक बूस्टर डोज जिसे कहते हैं, अगर बूस्टर डोज देनी है और इकोनॉमी को एक वापस से बूस्ट करना है तो उसको 7.5 लाख 8 लाख रुपए तक टैक्स फ्री इनकम कर देनी चाहिए और उसके बाद स्लैब रेट करनी चाहिए और मैक्सिमम स्लैब भी 20% से ज्यादा इंडिविजुअल पे नहीं आना चाहिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल पंकज जी। अभी जो वर्तमान की स्थिति देख रहे हैं, हम ये मानते हैं, जी बताइए। उसमें आप ये मानकर चलें कि अगर आपने 30% का टैक्स स्लैब भी जो अपर लिमिट है उसको बरकरार रखा और लोअर टैक्स स्लैब भी आपने इंक्रीज नहीं किया, तो एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जहां पर आम आदमी ये सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि क्या सरकार जो भी छूट दे रही है, जो भी डिडक्शन दे रही है, वो कॉर्पोरेट एंटिटीज को ही दे रही है क्या। जी। और एक बहुत ही अच्छी बात है, अगर इंडिविजुअल बेनिफिट दिए जाते हैं तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा है वो खर्च होएगा, बाजार में आएगा। और जो आम आदमी, आज जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है देश की इकोनॉमी में कि लघु और मध्यम उद्योग, इंडिविजुअल दुकानदार, जो नॉर्मल बाजार है वो रिसेशन से ग्रसित है। आप ये देखेंगे कॉरपोरेट में अगर उनकी अर्निंग्स या सेल रेशियो है वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है और ईयर टू ईयर उनकी ग्रोथ एक दो ऑटोमोबाइल सेक्टर या अपन कुछ और सेक्टर को छोड़ दें, लेकिन अगर एफएमसीजी सेक्टर को देखें, कंपनीज को देखें जो रिटेल सेक्टर में है, ऑनलाइन कंपनीज की ग्रोथ को देखें, तो वहां पर आप देखेंगे कि मल्टीपल ग्रोथ आ रही है। वो इसलिए आ रही है कि वो सारा बिजनेस जो स्मॉल सेक्टर से है वो कन्वर्ट होकर ऑर्गेनाइज्ड रिटेल मेगा सेक्टर में जा रहा है। बिल्कुल। तो स्मॉल मीडियम सेक्टर को प्रमोट करने के लिए इंडिविजुअल टैक्सेशन में कमी करना एक बहुत ही निहायत जरूरी कदम है और सरकार अगर इसको मिस करती है तो हम ये मानते हैं कि जो ये मंदी के दौर है ये और भी आगे चलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल पंकज जी, क्योंकि अगर जब तक आप परचेजिंग पावर इंडिविजुअल की नहीं बढ़ाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि डिमांड बढ़ पाएगी। डिमांड नहीं बढ़ेगी तो चाहे आप कॉर्पोरेट टैक्स में छूट दें, इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दें, एक परचेजिंग पावर किसी भी इंडिविजुअल की बढ़ना बहुत ज्यादा यहाँ पर जरूरी है। आपके पास मैं लौटूंगी, उससे पहले हम एक बार रुक करते बाबूलाल गुप्ता जी हमारे साथ अध्यक्ष हैं राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के। बाबूलाल जी, जीएसटी को लेकर अभी तक भी आज इतना वक्त हो गया, 2016 में ये एक्ट, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जीएसटी लागू किया गया था और उसके बाद से लेकर अभी तक ऐसी भ्रामक स्थिति बनी हुई है। इन जो जीएसटी की जो व्यवस्था है और जो नियमों को लेकर अभी भी लोग एक क्लैरिटी, खास तौर पे जो बिजनेसमैन हैं वो चाहते हैं कि क्लैरिटी हो, क्योंकि हमेशा यही सुनने में मिल रहा है कि उस पर कोई क्लैरिटी नहीं, उस पर इतने अमेंडमेंट्स हो गए, छोटा सा एक्ट है, अमेंडमेंट्स इतने ज़्यादा हो गए कि किसी के लिए भी उसे समझना बेहद मुश्किल हो गया है। देखिए, ऐसा है कि जिस समय इन्होंने जीएसटी लागू किया जी, अगर उस समय थोड़ा भी होमवर्क कर लिया होता और धरातल से कुछ जुड़कर, या जैसे हमारे जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट और छोटे जो मिडिलिस्ट हैं और जो मिडिल में मैन हैं, उनसे अगर इन्होंने कुछ राय ली होती तो ये भारत के लिए अपना जीएसटी लेकर आते। अभी ये जीएसटी लेकर आए हैं कनाडा के लिए, अमेरिका के लिए, यूरोप के लिए, और वो जीएसटी बिल्कुल भी खरा इनका उतरा नहीं है। स्थिति ये हो गई कि खुद जो जीएसटी काउंसिल है उसको मेरे ख्याल से 700-800 एडवाइजरी जारी करनी पड़ी हैं जो अब तक ये कर चुके हैं। कभी छोटी करते हैं, कभी बड़ी करते हैं, कभी ये करते हैं, पर आज की तारीख तक भी ये न तो इनसे, मैं तो यूँ भी कहूँगा कि जो बड़ा फैक्ट्री वाला है वो भी इनसे आश्वस्त नहीं हुआ है और छोटे तो मीडियम लेवल के लोग तो कोई आश्वस्त हुए ही नहीं, क्योंकि उनको जैसे जैसे ये लेके आते हैं
और कॉम्प्लिकेशन उसके साथ साथ दौड़ाते हैं। अरे भाई साथ सीधा सीधा सा है कि सेल और परचेज की बात करो और जो टैक्स आपका है उसको लीजिए, एक सरल सा साधारण सा एक फार्म बनाइए, अपना टैक्स जमा होगा। 3 महीने पहले टैक्स की रिटर्न होती थी, 1 महीने की कर दी, फिर उन्होंने 5 करोड़ रुपए तक का उसमें पाबंदी लगाई। और ये मैं कहता हूं कि क्यों नहीं ये 3 महीने पे विश्वास क्यों नहीं करते हैं अपने ट्रेड और इंडस्ट्री पे। इन्होंने ट्रेड और इंडस्ट्री पे पूरा विश्वास खो दिया है और उस विश्वास के खोने के कारण ये हुआ है कि इनका जो एग्जीक्यूशन था वो एग्जीक्यूशन बिल्कुल, कभी ई वेबल लेके आए, आज ई वेबल पछाड़ खा रहा है। ई वेबल है और उसके बावजूद भी इवेजन हो रहा है, इनका टैक्स घटता हुआ जा रहा है। और फिर दूसरा कारण ये होगा कि जितनी भी ये मल्टीनेशनल्स आई इनको कभी कहते हैं हम इनको रिटेल में भी ले आएंगे, कभी कहते हैं इनको ये फैसिलिटी देंगे, उनको ये फैसिलिटी देंगे, परंतु इन्होंने कभी नहीं सोचा कि ये जो एमएसएमई है इसको अगर हम आगे बढ़ा देंगे, ये बैकबोन है अपने भारत की इकोनॉमी की। अगर इसे इन्होंने सोचा होता तो शायद मैं कहता हूं कि कोई भी तरीके से ये फेल्योर नहीं होते, पर आज की तारीख में फुली फेल्योर हैं और इसका कैसे इनसे छुटकारा मिलेगा कोई कहा नहीं जा सकता। बल्कि मैं ये कहता हूं कि जीएसटी की रेटें घटाएं, समतल करें, और जैसे बराबर ये मांग आ रही है कि भाई खाली 2 रेट रख लो अगर आपको बहुत ज्यादा ही कुछ करना है, नहीं तो आप 1 रेट रखिए और 1 रेट के हिसाब से अपना चार्ज कीजिए। क्यों कंफ्यूजन में डालते हैं? एक ही HSN कोड है और उस एक HSN कोड पे 2 टैक्स रेट लगा रखी हैं, आज की तारीख में भी है। रिटर्न में कई सारे मैंने भी निवेदन किया है अपने भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के स्तर पर कि भाई आप अपनी जो भी ये 1 साल 2 साल 3 साल ये पेनल्टी तो भूल जाओ और जो ट्रेडर है, जो इंडस्ट्री है, उसको सपोर्ट करो कि आप इस व्यवस्था में आओ और इस व्यवस्था में हम ये सरलीकरण कर रहे हैं। इवन हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और एडवोकेट्स हैं वो भी इस समस्या को नहीं पूरा समझ पाते हैं, उससे पहले ही एक नया सर्कुलर जारी हो जाता है। तो ये जो जारी होने की व्यवस्थाएं हैं ये जीएसटी को घटाती जाएंगी, बढ़ाती नहीं जाएंगी। अभी मेरे साथी जो इनकम टैक्स की बात कर रहे थे, मैं थोड़ी सी बात आपकी इजाजत से वो भी करना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं ये कहता हूं कि कम से कम जो आज ये 5 का स्लेब लेके बटे हुए हैं इनको 7 लाख करना होगा और 10 लाख तक ले जाएं, जिसमें कुछ डिडक्शन करें और आगे की जो टैक्स रेट है उन टैक्स रेटों को एक समकल करके, मैं तो कहता हूं 10% से ज्यादा टैक्स रेट माकूल ही नहीं रहेगी इनकम टैक्स में। और ये करते रहे, भले कैलकुलेशन करते रहे, क्योंकि ये पैसा मार्केट में आएगा, मार्केट में आएगा तो हमारी सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक हम पैसा इनकम टैक्स में ज्यादा देंगे, हमारी जो बड़ी इंडस्ट्री है वो भी फलेगी फूलेगी, छोटी जो एमएसएमई है वो भी फलेंगे फूलेंगे। मैं जुड़ा हुआ हूं किसान से और किसान के साथ में जितनी भी हमारी मंडियां हैं उनकी स्थिति भी दिर-ब-दर होती जा रही है, जिनका कोई कारण नहीं है। उसका कारण यही कि कंज्यूमर के जेब से इन्होंने पैसा गायब कर दिया। अगर जब तक कंज्यूमर के जेब में पैसा नहीं डालेंगे और तब तक ये व्यवस्थाएं इसी तरह से चलती रहेंगी। अब इनको सीधा एक इनके पास औजार है कि इनकम टैक्स की रेटें कम करें, सरलीकरण दें, फार्म की सरलीकरण दें, व्यवस्थाएं में जो भी हो उसमें समझ बूझ करके एक ऐसा, ये एक आम व्यापारी के लिए, एक आम इंडस्ट्री के लिए ये फार्म बनाएं। क्लिष्ट फार्म बना देते हैं। हमारे कई बार हमारे जो सलाहकार हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, एडवोकेट्स हैं, वो कहते हैं भाई ये थोड़ा मुझे पूछना पड़ेगा। मतलब जहां ये स्थिति है तो एक व्यापारी क्या करेगा? अब उसके व्यापारी के पास में तो इतना समय ही नहीं है वो अपना व्यापार करे या फिर इनकी ये सारी इनके चक्रों में लगा रहे। जहां मैं ये भी करना चाहूंगा, मेरे एडवोकेट साहिबान साथ बैठे हुए हैं, परंतु हमारी जो 2,000 रुपए की फीस थी आज हम 20,000 और 25,000 रुपए 30,000 रुपए की फीस अदा करते हैं, पर उस सब के बावजूद भी हमारी जो रिटर्न्स हैं वो फिर भी मिसमैच में आ जाती हैं और मिसमैच में आते ही पेनल्टी चालू हो जाती है। तो ये नया अखाड़ा इन्होंने चालू कर दिया है, इसे खत्म किया जाना चाहिए। तो बिल्कुल बाबूलाल जी, एक सवाल ये भी उठता है कि जीएसटी जैसी चीज ये लेकर आए और खास तौर पर अगर हम गवर्नमेंट की टैक्स कलेक्शन पर अगर नजर डालें तो वो कोई बहुत अच्छा एक कलेक्शन, अगर जैसा कि कहा जा रहा था जीएसटी के बाद ऐसा हो जाएगा, ये चीजें बदल जाएंगी, लेकिन उससे भी कोई फायदा हुआ नहीं। तो ऐसे में सरकार को अब सोचने की जरूरत है कि क्यों नहीं इसका सरलीकरण करते हैं या इसको इतना यूजर फ्रेंडली बनाएं कि जो भी व्यापारी इसको इस्तेमाल करे कम से कम उन्हें तो ये समझ आए। देखिए मैं ये कहता हूं कि सारा काम चलता है कंज्यूमर से जी, और कंज्यूमर अगर कोई अपनी बायर शक्ति रखेगा, खरीद की शक्ति रखेगा, तो आपको ऑटोमेटिक आपका टैक्स भी बढ़ेगा जी। आपने धीरे धीरे छोटे मोटे एमएसएमई कारखाने थे वो समाप्त कर दिए। आज मैं राजस्थान की बात करूं तो हमारे यहाँ 47,000 छोटे बड़े कारखाने थे और कुल मिलाकर के समेट करके हम 21,000 पे आ गए। तो ये जो 26,000 कारखाने बंद किए हैं, एक तरफ बेरोजगारी आ गई
और दूसरी तरफ जो इनकम जनरेट होती थी वो इनकम अब जनरेट नहीं हो रही है। इनकम जनरेट नहीं होगी तो टैक्स कहाँ से आएगा? तो ये एक बिल्कुल विशेष सर्किल आ गया। मतलब ऐसा रहा कि जैसे कोई पहाड़ सा टूट पड़ा हो हम पर। आज हमारे मंडियों में देखिए, अभी अभी मैं एक डेटा कलेक्ट कर रहा था, तो यहाँ ही कि जयपुर में बैठा हुआ हूँ, जयपुर की 2 मंडी में 2 आदमियों ने सुसाइड इसीलिए किया है कि ट्रेड खत्म हो चुका है, उसकी इंडस्ट्री खत्म हो गई है, उसने सुसाइड किया है। आज किसानों की बात होती है तो बात होती है कि इन्होंने सुसाइड कर लिया। अब आपका जो दूसरा तबका है जो आपकी इकोनॉमी को संभाल रहा है और वो भी अगर सुसाइड करने लगेगा तो कौन संभालेगा आपकी इकोनॉमी को? क्या वो 1008 कंपनियां जिनके बलबूते पे आप कहते हो कि हमारी जीडीपी बढ़ती है घटती है, ये होता है, रोजगार कहां से लाओगे? मेरी एक इंडस्ट्री जो छोटी एमएसएमई है वो 300 आदमियों को रोजगार देती है। और जो अब ऑटोमेटिक प्लांट्स आ रहे हैं, बड़े बड़े प्लांट्स आ रहे हैं, सारे भी 300 आदमी नहीं रखते हैं। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं ये हमारे भारत की इकोनॉमी को बिल्कुल भी शूट नहीं कर रही हैं, बिल्कुल भी इसके लिए ये मुफीद नहीं है। इनको सारा आमूल चमूल परिवर्तन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा जीएसटी की बात में, सोचना पड़ेगा एमएसएमईज को छूट देने की बात में, सोचना पड़ेगा इनको अपने इनकम टैक्स के स्लैब्स के बारे में। और सबसे बड़ी बात यह है कि कंज्यूमर को साउंड करो। कंज्यूमर की बातें ये खाली अब इससे नहीं चलेगा कि हमने सिलेंडर किसी को उपलब्ध करवा दिए या खाना उपलब्ध करवा दिया, ठीक है वो बहुत आवश्यक है क्योंकि हमारा एक तबका है जो इससे महफूज नहीं है, उनको बहुत आवश्यक है, हम मानते हैं इसको। परंतु एक तबका ऐसा जिसका मिडिल क्लास बोलते हो आप, और जो मिडिल क्लास आपका एक इकोनॉमी को पूरा बूस्ट करता है, अगर उसको आपने कमजोर कर दिया तो आप 1 साल 2 साल 4 साल क्या 5 साल 10 साल भी लगा देंगे तो आप अपनी इकोनॉमी को बूस्ट नहीं कर पाएंगे। भले ही हमारे यहाँ आ रही है रिफाइनरी, आ रही है रिफाइनरी, अगर अब तक लग गई होती हमारे हजारों लोगों को रोजगार मिलता, और ये रह गए, हम इससे मुफीद रह गए। अब धीरे धीरे फिर वापस से बातें चली हैं। हमारा फ्रेट कॉरिडोर आ रहा था, वो फ्रेट कॉरिडोर ठंडा पड़ा हुआ है। हमने कई बार नितिन गडकरी जी को कहा, अरे भाई हमारा जो मिडिल क्लास का है वो 2 चीजें हैं, एक तो रेल और एक रोड। अगर रोड हमारी ठीक रहती है तो हमारा आना जाना, हमारा ट्रक का आना जाना ठीक रहता है। रेल अगर ठीक रहती है तो हम लोग उसमें जो यात्राएं मैक्सिमम मिडिल क्लास, मिडिल व्यापारी और ये जो एमएसएमई के लोग हैं उसमें यात्राएं करते हैं। और इनको कहीं ये अंदाज ही नहीं है कि कहाँ किस व्यवस्था में हम लोग जा रहे हैं। अरे भाई जो 2% या 1.5% की इकोनॉमी है वो पूरे भारत को नहीं चला सकती। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है बाबूलाल जी यहाँ पर ये चीज समझना कि मिडिल क्लास को आप कैसे राहत पहुंचाते हैं ताकि उनकी परचेजिंग पावर बढ़े, और परचेजिंग पावर बढ़ने से ऑटोमेटिकली जो जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उनमें डिमांड जब बढ़ेगी तो फिर एक इकोनॉमी को जो बूस्ट मिलेगा अब वो सबके सामने होगा। और पंकज जी, मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे, बहुत संक्षिप्त में आपसे इसका आंसर चाहूंगी। होम लोन का जो आईटी एक्ट है, होम लोन जो है उसे आईटी एक्ट से बाहर रखने की बात भी की गई है। क्या आपको लगता है इससे फायदा होगा, लोग आवासीय संपत्तियों में निवेश शुरू करेंगे? क्योंकि हमें पता है रियल एस्टेट इंडस्ट्री की क्या स्थिति है। देखिए, होम लोन को अगर आपने इनकम टैक्स एक्ट से अलग कर दिया तो एक बड़ी खतरनाक स्थिति हो जाएगी। आज बहुत सारे लोग होम लोन इसलिए लेते हैं कि उनको इंटरेस्ट पे और प्रिंसिपल पे इनकम टैक्स में छूट मिल जाती है, और उनकी जो नेट टैक्सेबल इनकम है वो कम हो जाती है। अगर आपने होम लोन को इनकम टैक्स की छूट से बाहर कर दिया तो जो रियल एस्टेट की आज की स्थिति है उससे भी बदतर स्थिति हो जाएगी। आज अगर आप देखेंगे, एक आदमी जो रेंट दे रहा है उसको रेंट में छूट मिल जाती है या उसको एचआरए से छूट मिल जाती है, और वो अपना मकान इसलिए ले लेता है लोन देकर कि आज उसको इनकम टैक्स के जो नेट टैक्सेबल वैल्यू है उसमें से इंटरेस्ट और प्रिंसिपल की छूट मिल जाए। अगर वो छूटें कम हो जाएंगी तो बहुत ही गलत बात होगी और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए ये नेगेटिव खबर होगी। बिल्कुल। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जीएसटी की बात हो रही थी। आज जीएसटी में हुआ क्या है कि आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है, जो एक व्यापारी को मिलना चाहिए जिसका उसने टैक्स का भुगतान कर दिया, उसको पहले तो 20% पे आपने रेस्ट्रिक्ट किया और अब उसको 1 महीने बाद ही 10% पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया। तो आज व्यापारी के पास टैक्स है, उसने टैक्स का भुगतान कर दिया लेकिन वो उसका क्रेडिट नहीं ले पा रहा है। बड़ी विचित्र स्थिति है, ऐसी चीज कैसे हो सकती है? और आप इसकी सरलीकरण की बात करते हैं, सरलीकरण की हालत यह है कि एक व्यापारी जिसने किसी रजिस्टर्ड व्यापारी जो कि जीएसटी पोर्टल पे चेक करके वो माल खरीद रहा है और उसके बाद डिपार्टमेंट ये कहता है कि आपने तो खाली बिल खरीदा है और आपको हम क्रेडिट नहीं देंगे।
एक ही ट्रांजैक्शन के पेटे आप 10 व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं और जेल का डर दिखा रहे हैं। बिल्कुल। तो जो ये जेल का डर है, अरेस्ट का डर। बिल्कुल पंकज जी ये जो भी जितनी सारी सिचुएशन है, चाहे डायरेक्ट टैक्स को लेकर कह लें, इनडायरेक्ट टैक्स को लेकर कह लें, बहुत सी चुनौतियां हैं सरकार के सामने, और खास तौर पर दो ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर अगर सरकार विचार करे, विमर्श करे, उसको लागू करे, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में थोड़ी अर्थव्यवस्था को मजबूती यहाँ पर मिलती नजर आएगी। खासतौर पर अगर जीएसटी की व्यवस्थाओं को ठीक कर लिया जाए, और साथ ही जो बार बार उम्मीद उठ रही है आम आदमी की कि जो टैक्स स्लैब है उस पर जो टैक्स परसेंटेज है, फीसद है, उसे कम किया जाए, तो ये उम्मीद इस बार आम आदमी सरकार से लगाए बैठा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।